चलिए दोस्तों, तो कहानी की शुरुआत कीजिए। थोड़ा समय देर हो गया, मैंने 15 मिनट बोला लेकिन आधा घंटा हो गया, इसके लिए माफी चाहता हूं। खैर आप लोग घर पे बैठे थे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, इन डे 16 में कई एनेक्सर दिए गए हैं, उसमें से दो तो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक है चेंज इन एग्जिस्टिंग डीकमेंशनिंग रिस्टोरेशन एंड सिमिलर लायबिलिटी। जैसे कि हम लोग ने इंडे 16 में पढ़ा कि इस इंडे 16 में हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि किसी एसेट्स को एक्वायर करने में परचेज कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट क्या लगेगी। अगर कभी उस एसेट्स को हमें डीकमीशन करना पड़ा, कभी डिसमेल्ट करना पड़ा, तोड़ना फोड़ना पड़ा, साइट रिस्टोरेशन करना पड़ा, तो उसकी कॉस्ट को भी हम प्रेजेंट वैल्यू पे इंडेस 37 के अनुसार मेजर करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए इंडेस 37 में प्रॉपर गाइडलाइंस है कि आपको इंटरेस्ट लेना है, बेस्ट जजमेंट की बात करनी है, वो सारी चीजें हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। एक सवाल ये आ रहा था कि देखिए, डीकमीशनिंग आज से 10 साल या 15 साल के बाद है और हम उसका अभी एस्टिमेशन कर रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि बीच में लायबिलिटी में चेंज है, बीच में लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल ऐसी कोई समस्या है, चाहे इंटरेस्ट रेट ही बदल जाए और जो लायबिलिटी हम सोच रहे हैं वो लायबिलिटी कम या ज्यादा हो जाए, तब क्या कैसे करेंगे अकाउंटिंग? तो ये उसी के बारे में है। ये एज सच डीकमीशनिंग रिस्टोरेशन या सिमिलर लायबिलिटीज के अकाउंटिंग के बारे में नहीं बात करता। वो तो हम लोग शुरू में ही इंडे 16 में कर लिए कि भाई उसको अकाउंट करेंगे, एज ए लायबिलिटी भी करेंगे और एज ए एसेट भी करेंगे। ये उसके चेंजेज के बारे में दोस्तों कहता है कि अगर कभी चेंजेज की बात होगी तो हम चेंजेज कैसे करेंगे, ये उसके चेंजेज की कहानी की बात करता है। मैं इस बात को लिख के बताता हूं, जरा देखिए। सपोज कीजिए, मैं क्या कहना चाहता हूं थोड़ा बताऊं आपको। लेट सपोज 1/1/2020 में हमने कोई एसेट परचेज की, ये परचेज का डेट है, तो परचेज की कॉस्ट आई वो ले लिया, डायरेक्ट कॉस्ट है वो ले लिए। अब मुझे 31/12/2040 में ये एसेट खत्म करना है, डीकमीशनिंग करनी है। अब एस में नई लायबिलिटी आ गई कि भाई यहां पे होने वाले डिसमेल्टिंग एक्सपेंसेस को भी आप एस्टिमेट करो और उसकी प्रेजेंट वैल्यू बताओ क्या होगी। ठीक है, अब मान लीजिए यहां हम बैठे हैं, जो लीगल इन्वायरमेंट है या जो लीगल कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है उसके बेसिस पे हमने यहां पे कुछ एस्टिमेट कर लिया। कोई भी फिगर मान लेते हैं, 40 लाख 50 लाख, कोई भी फिगर ले ली। एक डिस्काउंटिंग का रेट भी हम लोगों ने देख लिया, लेट सपोज 7%, 8%, 10%, जो भी देखा, और उसके बेसिस पे हम लोगों ने यहां पे एक कोई भी वैल्यू, अपने मन से कोई भी वैल्यू मान लेते हैं, एक्स वैल्यू हमने ले ली। ठीक है, और हमने अपनी एसेट्स की अकाउंटिंग कर दी। ये तो इंडे 16 ने साफ साफ बोला था। यहां दो चीज करनी पड़ेगी दोस्तों। एट बिगिनिंग आपको दो काम करना पड़ेगा। एक तो अपनी पीपीई की बात करनी पड़ेगी, और एक आपने जो बनाया है प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग एक्सपेंसेज, वो करना पड़ेगा। ठीक है ना, जो भी करना पड़ेगा। लेट सपोज एक्स अमाउंट है तो आपने एक्स अमाउंट कर लिया। लेट सपोज 5 लाख है, 7 लाख है, 10 लाख है, जो भी आपने कर लिया। मेरा सवाल इससे आगे है कि अगर 20 साल के अंदर ऐसी कोई भी बात हो जाए या आपका एस्टिमेट बदल जाए कि नहीं 40 नहीं, 40 की बजाय कुछ और लायबिलिटी होगी, से 45 होगी या से 35 होगी, या ये डिस्काउंटिंग का रेट बदल जाए, से 8% है, से 6% है, कुछ इस तरह की बात हो जाए, तो आप इसको कैसे अकाउंट फॉर करेंगे? ये सवाल है, और इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब देगा दोस्तों आपका ये, ध्यान से देखिए,
ये उसका जवाब देगा। देखिए इसका बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड पढ़िए कि भाई इन डेज 16 ने कॉस्ट के अंदर शामिल करने की बात करी थी, तो हम एसेट्स में भी लेते हैं, लायबिलिटी में भी लेते हैं। और इन डेज 37 जो है, ये मैंने आपको नोट्स भेज दिया है, टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इन डेज 37 जो है वो कैसे मेजर करेंगे इसके बारे में हमें प्रॉपर गाइडलाइंस देता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाउ टू मेजर इट इज डन बाय 37। इन डेज 37 हम लोग पढ़ेंगे, उसमें ये बात देखेंगे भी। तो फिर ये अपेंडिक्स किस बात के लिए आया? ये अपेंडिक्स आया कि अगर कभी इसमें चेंज हो, ठीक है, जो हमने एक बार फिगर डिसाइड कर ली, अगर उस फिगर में कोई चेंज हो तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। यानी कि इस अपेंडिक्स का मतलब शुरुआत दौर में रिकॉग्निशन नहीं है, बाद में होने वाले चेंजेज। अगर बाद में जो लायबिलिटी बढ़ने की उम्मीद हो या लायबिलिटी घटने की उम्मीद हो, तो उस बात की अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, इस बात के लिए ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दोस्तों है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एनेक्सर है, लेकिन मैं बता दूं ये एनेक्सर गौर से देखिए, लिखा है इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंड एस। चूंकि ये लंबा प्रोविजन था इसीलिए इंड एस में ना देके उसके बाद में दिए गए। जैसे कोई कंपनी एक्ट का सेक्शन है तो सेक्शन भी कंपनी एक्ट है, बड़ा है इसलिए उसको अलग से कर दिया गया शेड्यूल, तो सेक्शन भी है शेड्यूल भी है। उसी तरह से यहाँ पे ये एनेक्सर भी इसका पार्ट है। तो मैं फिर से बताता हूं, लायबिलिटी कैसे मेजर होगी ये इस अपेंडिक्स का काम नहीं है। मैं कहता हूं इन डेज 16 का ही काम नहीं है, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा 37, लेकिन अकाउंटिंग कैसे होगी ये बताता है, ठीक है। और खास तौर पे चेंजेज की शुरुआत दौर में कैसे होगा वो तो मैंने आपको बताया कि इनिशियल रिकॉग्निशन तो आप इस तरह से करेंगे कि जो एक्सपेक्टेड लायबिलिटी है उसका मेजरमेंट करेंगे, उसकी डिस्काउंटिंग करेंगे और जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी वो पीपीई में जोड़ देंगे। आपने मान लीजिए 50 लाख दिया था तो 50 लाख प्लस एक्स, ये आपकी पीपीई की कॉस्ट होगी, ठीक है। अब कहानी यहां से आगे बढ़ती है, पढ़िए देखिए क्या कहता है। ये कहता है कि जो चेंजेज होगा उसका दो असर होगा। एक तो लायबिलिटी चेंज हो रही है तो खैर होगा ही होगा, लायबिलिटी में कमी बेसी होगी वो तो आपको देखनी है, लेकिन कॉस्ट में भी फर्क पड़ेगा। अगर लायबिलिटी घट रही है इसका मतलब कॉस्ट में भी इस बात का असर आएगा, और लायबिलिटी बढ़ रही है तो इस बात का हमने सोचा कुछ और था, अब लायबिलिटी ज्यादा हो रही है, सोचा कुछ और था, अब लायबिलिटी कम हो रही है, तो इस बात का असर आएगा दोनों ही जगह। डबल एंट्री करेंगे ना, मान लीजिए लायबिलिटी हमने कम किया यानी कि डेबिट किया तो एसेट को क्रेडिट करेंगे, और लायबिलिटी मान लीजिए हमने बढ़ाया तो एसेट को और बढ़ाएंगे। ठीक बात है कि नहीं? तो पढ़िए इसमें इशू क्या है, मतलब किन सवालों का जवाब देने के लिए अपेंडिक्स बना। तो इसमें कहा गया कि चेंज इन फ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन, मतलब जो ऑब्लिगेशन हमने सोचा था उसके लिए जो आउटफ्लो होने की उम्मीद है, क्या उसमें कुछ चेंज होने का चांसेज है, क्या उसमें कोई चेंज होने का चांस है। अगर उसमें कोई चेंज होने का चांस है तो एक तो वो देख लीजिए, ठीक है। दूसरी बात कि क्या डिस्काउंट रेट में कोई चेंज होने का चांसेज है, उसके बारे में देखेंगे। और पैसेज ऑफ टाइम के अनुसार जो अनवाइंडिंग होती है हम उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल नंबर 1 क्या बना कि इफ द रिलेटेड एसेट इज मेजर्ड एट कॉस्ट मॉडल, क्योंकि अब जानते हैं हम एसेट की वैल्यूएशन सब्सिक्वेंटली दो तरह से कर सकते हैं, कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। तो पहले मैं कॉस्ट मॉडल की बात करता हूं कि अगर रिलेटेड एसेट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके डीकमीशनिंग कॉस्ट में चेंज हुआ है, अगर वो कॉस्ट मॉडल पे है तो ऐसे में जो भी चेंज इन लायबिलिटी हो रही है चाहे वो एडेड टू या रिड्यूस्ड हो फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ रिलेटेड एसेट, मतलब एसेट की कॉस्ट में बढ़ा दी जाएगी या घटा दी जाएगी, बल्कि मैं तो कहूंगा उसकी कैरिंग अमाउंट में बढ़ा या घटा दिया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए लायबिलिटी कम हो रही है, रिडक्शन इन लायबिलिटी हो रही है, ठीक है, तो जाहिर है एसेट भी कम होगा। तो ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि इसकी कैरिंग अमाउंट से ही कम हो जाए, मतलब अगर एसेट की कैरिंग अमाउंट सपोज करो 10,000 है या 10 लाख मान लेते हैं फॉर द सेक 10 लाख, और लायबिलिटी कम हो रही है 2 लाख, तो ये 2 लाख कम हो जाएगा।
मान लीजिए 3 लाख, तो 3 लाख कम हो जाएगा, एंट्री तो यही बनेगी ना, लायबिलिटी अकाउंट डीआर या प्रोविजन अकाउंट डीआर टू एसेट कम होगा धीरे धीरे। जब लायबिलिटी कम है तो एसेट भी कम है, क्योंकि शुरू में लायबिलिटी में ज्यादा मानी थी। 10 है तो 10 कम कर लेंगे। लेकिन मान लो लायबिलिटी हमने जो रिकग्नाइज की थी वो ज्यादा थी और कैरिंग अमाउंट घटते घटते कम हो गई है, और हम 12 कम कर रहे हैं, तो क्या 12 कम करेंगे? कहां से करेंगे, एसेट है ही 10। तो कह रहा है कि अगर ज्यादा हो रहा है तो दैट विल बी ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस एज एन इनकम। भाई हमने एक प्रोविजन बनाया था, मान लीजिए प्रोविजन हमने 15 लाख का बनाया था, हमें अब लगता है नहीं उसकी जरूरत पड़ेगी, वो कम हो रहा है, तो जितना कम हो रहा है अपनी एसेट में कम कीजिए, जहां तक एसेट अवेलेबल है वहां तक कम कीजिए। लेकिन एसेट की कैरिंग अमाउंट से भी कम हो गया है तो एसेट को निगेटिव थोड़ा ना लिखेंगे, द बैलेंसिंग फिगर विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। इस बात को मैं एक इलस्ट्रेशन से दोस्तों समझाता हूं। कौन सा पॉइंट? ये वाला पॉइंट देखिए, यही देखते हैं, ठीक है ना, इलस्ट्रेशन सही है। और हमने खर्चे किए थे 50 लाख, और मान लेते हैं, अब हम डिस्काउंटिंग करके तो नहीं देख रहे हैं, ये परसेंटेज चाहे कुछ भी हो, डिस्काउंटिंग करके मान लीजिए आ रहा है 10 लाख, ठीक है। तो एसेट हमने 60 लाख पे शुरू में दिखा दिया। अब हम लगे एसेट का डेप्रिसिएशन करने, डेप्रिसिएशन करने, डेप्रिसिएशन करने, ठीक है। एसेट डिप्रिसिएट हो रहा है, डिप्रिसिएट हो रहा है, डिप्रिसिएट हो रहा है। लेट सपोज एसेट डिप्रिसिएट होते होते आ गया है 5 लाख पे, या चलो 25 लाख पे, और ये 10 लाख की लायबिलिटी जिसकी बेसिकली वैल्यू होनी कितनी थी? 40। अब ये धीरे 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 अनवाइंड हो रही है। अनवाइंड होना समझते हैं या बता दूं मैं? चलो पहले मैं अनवाइंडिंग बता देता हूं, तभी इस बात को आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। मैं अभी चेंजेज को छोड़ देता हूं, मैं पहले डीकमीशनिंग कॉस्ट की बात आपसे कर लेता हूं, फिर चेंजेज पे लौट के आऊंगा। देखिए, एक एसेट हमने ली 50 लाख की, ज्यादा लंबा समय नहीं लेते, 4 इयर्स लेते हैं, लाइफ है। 4 साल के बाद डीकमीशनिंग कॉस्ट लगनी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग कॉस्ट। लेट सपोज एक्सपेक्टेड कॉस्ट है ऑफ डीकमीशनिंग 10 लाख, और इंटरेस्ट का रेट हमने माना है लेट सपोज 10%। तो हमें 4 साल इसकी डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी, आप सब जानते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 1.1, 1 2 3 4, 10 लाख गुने 6830, ये ले लेते हैं। $6,83013, तो टोटल 56,830,1। मैं दोस्तों भी चेंज नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको नॉर्मल डिकमीशनिंग के एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूं। ये हो गया टोटल कॉस्ट या इनिशियल टोटल कॉस्ट इंडेस और 16 के अनुसार। क्या जन एंट्री होगी? 1/1/2020 को एंट्री होगी। लेट सपोज ये परचेज का डेट है, हमारी एंट्री होगी पीपीई अकाउंट डीआर टू बैंक, और 2 प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग लायबिलिटी 683013, टोटल 56,83013। ये हमारी कहानी थी शुरुआत में। अब एट एंड ऑफ एवरी ईयर ध्यान से देखना है, एक तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा जो इसके ऊपर होगा। लेट सपोज डेप्सन 10% चार्ज होता है, तो हमारी एंट्री होगी डेप्रिसिएशन टू पीपी, फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं हम, टू पीपीई 568
301, ये होगा ना 568301। लेकिन याद रहे हमने 10 लाख की लायबिलिटी चुकानी है, हमने 683 की नहीं चुकानी। तो इस 683 हमने अभी माना है ना, बेसिकली है तो 10 लाख, तो 683 की अनवाइंडिंग करनी है हमें, 683 की अनवाइंडिंग करनी है। इसके लिए एक छोटा सा नोट लीजिए, देखिए फिर वापस आएंगे। 1/1/2020 है, और ये रहा 20, ये रहा 21, ये रहा 22, ये रहा 23, 31/3/12/2023 को हमारा ये सेट खत्म होने वाला है। ठीक है, 10 लाख। तो आज हमने 10% के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू कितनी लिखी थी? 683,013। अगर दोस्त कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, ठीक है ना। अब मुझे इसको यहां 10 लाख तक पहुंचाना है, तो मैं क्या करूंगा, हर साल इसमें 10% जोड़ूंगा एवरी ईयर। इसको हम बोलते हैं अनवाइंडिंग करना। देखिए ये देख रहे हैं, ये रस्सी है। अब रस्सी को अगर हम ऐसे खूब मोड़ते जाएं तो ये रस्सी धीरे धीरे ना छोटी होती चली जाती है, नहीं मोड़ते जाएं तो ये छोटी हो जाएगी। तो छोटी करना मतलब प्रेजेंट वैल्यू पे लाना। ठीक है, सब लोग को दिखाई दे रहा है। और जब हम इसको ऐसे धीरे 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 छोड़ेंगे तो देखिए ये फिर से पहले जितनी बड़ी हो गई। तो ये अनवाइंडिंग है, ठीक है, और ये वाइंडिंग है, ये छोटा कर रहे हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू करना मतलब 10 लाख से 6 लाख पर पहुंचना, और 6 लाख से फिर 10 लाख पर पहुंचना मतलब अनवाइंडिंग। तो ये हर साल होगा 10%। जरा बताइए कितना होता है इसका? 683,001, और ये बढ़ के कितना हो जाएगा, मैं इसमें जोड़ लेता हूं, +10%। ये हो जाएगा 751314। अगर कोई मिस्टेक हो तो बता दीजिएगा। अगली बार 75131 ऐड होगा, तो मैं फिर करता हूं 10%, हम पहुंच जाएंगे 826446। और फिर अगली बार 10% की बात होगी 82645, तो मैं प्लस करता हूं 10%, 90909। और अगली बार फिर 10% इसमें ऐड हो जाएगा 9090। इतना है ना, ये 1 है तो 90909 मान लेते हैं, और ये टोटल मिला के 10 लाख हो जाएगा। तो ये जो आया ना हर साल, ये फिनेंशियल कॉस्ट है जो आपके पीएल को बर्डन सहना है। दिस इज द फिनेंशियल कॉस्ट। इसकी अकाउंटिंग हमें हर साल करनी है। फर्स्ट ईयर में 68301, सेकेंड ईयर में 75131, थर्ड ईयर में 82645, और फोर्थ ईयर में 909। ये चेंज से मतलब नहीं, ये तो हर बार करना ही करना है। जब 10 लाख की लायबिलिटी है तो अगर हमारा प्रावधान सिर्फ 6.8 है, कैसे पहुंच जाएंगे 10 लाख पे? 680 की लायबिलिटी का प्रोविजन बना के 10 लाख की पेमेंट कैसे कर देंगे आप? तो चूंकि 10 लाख मुझे 5 साल बाद या 4 साल बाद या 10 साल बाद देना है, इसीलिए मैं लायबिलिटी अभी कम मान रहा हूं। लेकिन इसका जो फिनेंशियल बर्डन है वो मुझे बियर करना है, क्योंकि बेसिकली तो मुझे देना है 10 लाख। तो मुझे 10 लाख तक इसको एक्सपेंड करके, अनवाइंड करके, मैंने बताया ना अनवाइंड करके मुझे 10 लाख तक पहुंचना है। तो हमारी अकाउंटिंग कैसे होगी? हर साल देखिए, हर साल ये एंट्री तो अब करेंगे ही करेंगे, लेकिन इस एंट्री के साथ साथ एक अनवाइंडिंग की एंट्री भी होगी, अनवाइंडिंग ऑफ डीकमिशनिंग कॉस्ट। हर बार आप करेंगे और ऐसे लिख देंगे फिनेंशियल चार्जेज।
बैक दोस्तों, वापस आ गए हम लोग, लेकिन मैंने सब क्लोज कर दिया था, फिर से शुरू करता हूं। तो जब हम परचेज करेंगे तो उसकी एंट्री मैंने बता दी। फर्स्ट ईयर की बात करते हैं, 31/12/2020, तो डिप्रिसिएशन की एंट्री भी होगी और वो अपना करते रहेंगे टू पीपीई, और एक एंट्री लायबिलिटी बढ़ाने की होगी। मैं उसी वीडियो को आगे करता हूं, 5वीं वीडियो को मैं आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। प्रोविजन फॉर डी कमेंसिंग लायबिलिटी टू, मैंने गलत लिख दिया, फिनांस कॉस्ट टू प्रोविजन फॉर डी कमेंसिंग लायबिलिटी। ठीक है, और ये हर साल हम डी कमेंसिंग की लायबिलिटी लेते जाएंगे। मैं अकाउंट बना देता हूं, प्रोविजन फॉर डी कमेंसिंग लायबिलिटी अकाउंट। अनवाइंडिंग के प्रिंसिपल को समझा रहा हूं दोस्तों अभी मैं, और कोई बात नहीं कर रहा। एक 1/2020 बाई पीपीई चलिए, कितना आया था ये? कोई बताएगा मैंने कितना लिया था? वो ये लिया था क्या? तो आ गया 68301। इकतीस 12/2020। फिर आगे चलिए, एक 1/2021। मनीष आप परेशान ना होइए बेटा, एग्जाम का डेट वगैरह अभी बहुत देर है, सारी क्लासेज आपकी हो जाएगी। मैं डेली क्लासेज ले रहा हूं इसलिए समय नहीं लगेगा। आप मुझे पढ़ाने दीजिए एक सीक्वेंस में। आप जो कर रहे हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और कंसोलिडेशन बिल्कुल होगा, इसमें कहीं कोई दो मत की बात है ही नहीं। मॉड्यूल 3 में होगा, अभी हम लोग मॉड्यूल 2 पढ़ रहे हैं, बिल्कुल चिंता ना करें। हमने 4 साल माना था ना शायद, ओहो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। हम लोगों ने 4 साल माना था, यहां मैं 5 साल के हिसाब से बना रहा था, रियली सॉरी। 68031 6803 75131 75131 31/12/82/624।
बढ़ते रहिए, ये अनवाइंडिंग चल रही है दोस्तों, अनवाइंडिंग ऑफ फाइनेंशियल कॉस्ट। आइए साहब, फिर फाइनेंशियल कॉस्ट जोड़ते हैं 31/12/22 में। इस तरीके से मुझे अपने प्रोविजन चाहे जितना भी हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली है, मुझे इस प्रेजेंट वैल्यू को लायबिलिटी के बराबर पहुंचा देनी है। ठीक है, उम्मीद है मैं अपनी बात अब तक पहुंचा पा रहा हूं। एट आ रहा है यहां से, बाई 10%। पूरा कर लेते हैं। 90 जो भी बैलेंसिंग फिगर है उसको पूरा कर लेते हैं। नाइन टू कर लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, रफली। और जब डीकमिशनिंग होगी तो हम पे कर देंगे 1 लाख रुपए, हमारी एंट्री बनेगी लायबिलिटी अकाउंट डी टू बैंक। तो उम्मीद करता हूं अनवाइंडिंग को मैं आप तक पहुंचा पाया। ठीक है, कि अपनी अनवाइंडिंग की कॉस्टिंग कैसे करेंगे ये मैं बात आप लोगों तक पहुंचा पाया। सही है। अब फिर वापस चलते हैं। मैं आपको ये पढ़ाने के लिए नहीं बैठा था, ये तो A16 और इंडेस 16 और 37 की नॉर्मल प्रोविजन की बातें थी जो आप लोगों ने देख लिया। मैं अब इसके आगे की बात बता रहा हूं, ध्यान दीजिए सब लोग। ये तो ये पहली बात थी कि अंडर इंडेस 16 द कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी will include the initial estimate of present value of course present value of initial estimate of decommissioning and removal of the item. It is recognized in asset as well as in liability. और ये कैसे मेजर करेंगे AS37 इसके बारे में बताता है। मैंने आप ये क्वेश्चन भी करा के दिखाया कि अगर मुझे आज से 4 साल के बाद 1 लाख या 10 लाख या 50 लाख कुछ भी देना है तो शुरू में तो मैं अपनी अकाउंटिंग ऐसे करूंगा, शुरू में तो मैं लिखूंगा पीपी अकाउंट डी टू प्रोविजन। ठीक है, लेकिन धीरे 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 हर साल अनवाइंडिंग करते 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 मैं उसे उस अमाउंट तक पहुंचा दूंगा जहां 1 लाख है। अब सब कुछ एकदम टीवी सीरियल की तरह चलता रहा। हमने 1 लाख सोचा, मार्केट का इंटरेस्ट रेट 10% हमने सोचा, चारों साल में ना तो रेट बदला और ना ही एक्सपेक्टेशन ऑफ आउटफ्लो बदला, किसी तरह की कोई बदलाव की घटना नहीं हुई। तब तो मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन यहां समझिए अगर मेजरमेंट में चेंज हुआ, जो हमने इनिशियल मेजरमेंट किया था, क्यों चेंज हुआ फिर से पढ़िए भाई। चेंज क्यों हो सकता है भाई? चेंज इसलिए हो सकता है क्योंकि हम जो आउटफ्लो सोच रहे हैं 1 लाख, उसकी बजाय हो सकता है 1.5 लाख 2 लाख होने की उम्मीद हो, और हो सकता है 50,000 70,000 में काम होने की उम्मीद हो। ऐसा पॉसिबल है? अब समझ आ रहा है कि जो आउटफ्लो हमने सोचा था कि भाई 1 लाख में काम होगा, हो सकता है 1 लाख की बजाय 1.5 लाख या 2 लाख या 3 लाख में होने की उम्मीद हो। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है।
और दूसरा चेंज इन करेंट मार्केट डिस्काउंट रेट। चेंज इन करेंट मार्केट डिस्काउंट रेट हम 10% सोच के चल रहे हैं कि हमारी जो स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट है वो इतनी है, लेकिन हो सकता है वो 10% की बजाय 11%, 12% या कुछ और परसेंटेज होने के चांसेज हैं। ठीक है ना, ऐसा पॉसिबल है। आगे पढ़िए। एन इंक्रीज दैट रिफ्लेक्ट द पैसेज ऑफ टाइम ऑल्सो रेफर टू एज द अनविंडिंग। तो पैसेज ऑफ टाइम जो हमने सोचा था कि भाई 2 साल या 3 साल, उसके अंदर भी फर्क पड़ सकता है। तो फिर ऐसे में क्या करेंगे? देखिए भाई, चेंज इन लायबिलिटी अगर होती है तो लायबिलिटी बढ़ेगी तो एसेट घटेगा, क्योंकि शुरू में हमने लायबिलिटी को, लायबिलिटी बढ़ेगी तो एसेट भी बढ़ेगा, और लायबिलिटी घटेगी तो एसेट भी घटेगा, क्योंकि हमने लायबिलिटी को शुरू में ही 1 लाख माना था और एसेट में 1 लाख जोड़ा था। अब मान लीजिए 1,10,000 की लायबिलिटी है तो हमारी कॉस्ट बढ़ गई, यानी कि हमारी एसेट की कॉस्ट भी बढ़ेगी, और किसी कारण से लायबिलिटी कम हो गई तो हमारी एसेट की कॉस्ट भी कम होगी। तो ये पहले लाइन की मैं बात करता हूं, इस लाइन के बारे में। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन देखिए कि अगर किसी कारण से लायबिलिटी में चेंज आया तो इसको हम कैसे अकाउंट फॉर करेंगे। अगर इंक्रीज इन लायबिलिटी हुई, आउटफ्लो बढ़ने की उम्मीद है, तो हमारी एंट्री होगी पीपीई अकाउंट डीआर। इससे पीपीई का कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा और आगे डिप्रिसिएशन भी बढ़ेगा, प्रोविजन फॉर लायबिलिटी। और इसका उल्टा, अगर हमें लायबिलिटी में डिक्रीज होने की उम्मीद लग रही है, हमें लग रहा है कि 1 लाख से कम खर्चा होगा, तो फिर ऐसे सिचुएशन में हमारी एंट्री होगी प्रोविजन फॉर लायबिलिटी फॉर डीकमीशनिंग ऑफ कोर्स। टू पीपीई। ठीक है ना, तो बढ़े तो अपनी एसेट बढ़ानी है, अगर इंक्रीज हो तो एसेट भी बढ़ानी है, लायबिलिटी भी बढ़ानी है, और अगर डिक्रीज हो तो एसेट भी घटाना है और प्रोविजन भी घटाना है। उम्मीद है पहली लाइन में आप तक लेकर पहुंच पाया। लिखना होगा तो वीडियो आराम से फिर से देख लीजिएगा या स्टॉप कर लीजिएगा। वैसे स्टॉप मत कीजिए, अभी तो एक बार फ्लो में देख लीजिए। मैं रुक जाता हूं थोड़ा सा। ठीक है दोस्त, चलिए। लेकिन यहां कॉन्सेप्ट देखिए क्या है कि अगर मान लीजिए डिक्रीज हो रहा है, देखने की बात है कि अगर डिक्रीज हो रहा है तो आप डिक्रीज इतना ना कर दें कि कैरिंग कॉस्ट से भी बढ़ जाए। भाई डिक्रीज अगर हो रहा है तो कोई बात नहीं, जो एक्स्ट्रा होगा वो पीएल में जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 10 मान लेते हैं 10 लाख है, या चलो 25,000 मान लेते हैं, ये 25 है और डिक्रीज 35 हो रहा है, तो जो बचा हुआ है दैट विल गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां दिक्कत नहीं है, यहां इस समस्या नहीं। इंक्रीज होने में तो जितनी मर्जी बढ़ा लो, आगे डिप्शन चार्ज कर लेंगे, लेकिन डिक्रीज हो रहा है तो द एक्स्ट्रा विल गो टू द पीएल अकाउंट बिकॉज योर कैरिंग कॉस्ट इज ओनली दिस मच। मतलब अप टू कैरिंग कॉस्ट तो हम पीपीई में डालेंगे और उसके बाद जो होगा वो हम उसे आगे बढ़ा देंगे। आशीष भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग बेटा आशीष।
यहां तक सबको समझ आया? हम लोग इंड एस 16 की एडिशनल बातें कुछ कर रहे हैं, एनेक्सर की बातें कर रहे हैं फॉर सीए फाइनल एंड सीएमए फाइनल. Should we move further? कहता है कि if the adjustment, थर्ड लाइन पढ़िए, if the adjustment result in an addition to the cost, the entity should consider that this is an indication a new carrying amount of asset may or may not be fully recovered. In such a case, entity may test the asset for impairment by estimating the recoverable amount and shall account for any impairment losses as per Ind AS 36. कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए एसेट बढ़ रहा है तो हमने बढ़ाया, अब पहले से कैरिंग कॉस्ट 25 थी और लायबिलिटी मान लीजिए अब बढ़ गई 10,000, तो हमने बढ़ा दिया. अब कहीं ऐसा ना हो कि आप एसेट को इतना बढ़ा दें जितना रिकवर होने के चांस ही नहीं है. हम लोग पढ़ेंगे इंड एस 36 इंपेयरमेंट में कि किसी भी एसेट्स को कभी भी उसके रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा पे नहीं दिखाना चाहिए. और रिकवरेबल अमाउंट का मतलब होता है कि जो भी उससे रिलेशन वैल्यू है, नेट जो आपको मिलने की उम्मीद है बेचने पे, या वैल्यू इन यूज, इन दोनों में जो ज्यादा उसको बोलते हैं रिकवरेबल. भाई हम किसी एसेट्स को इतना ज्यादा कैपिटलाइज क्यों कर दें जितना उससे रिकवर होने की उम्मीद नहीं है. तो इसलिए अगर रिकवरेबल अमाउंट से भी बढ़ गया तो देयर में भी टेस्ट ऑफ इंपेयरमेंट, वो देखना आपका काम है. और ये कैसे देखेंगे? ये देखेंगे एज पर इंड एस 36. और अगर ऐसा इंपेयरमेंट हुआ है तो फिर वैसे सिचुएशन में पीपी में अभी तो जोड़ देंगे, लेकिन फिर बचा हुआ है मतलब जो इंपेयर हो गया वो प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, या कोई रिवोल्यूशन रिजर्व बनाए तो उसके अगेंस्ट में एडजस्ट कर दिया जाएगा. खैर अभी तो कॉस्ट मॉडल है तो रिवोल्यूशन रिजर्व तो होगा नहीं. तो उम्मीद है मैं अपनी बातें पहुंचा पाया. बढ़े एसेट बढ़ाइए, प्रोविजन बढ़ाइए, घटे प्रोविजन घटाइए, एसेट घटाइए, लेकिन घटाते समय एसेट्स को उसके कैरिंग कॉस्ट से निकट नहीं करना है, निगेटिव नहीं जाना है. जो बच गया वो पीएल में जाएगा. और बढ़ाते समय एसेट्स को उसके रिकवरेबल अमाउंट से ऊपर नहीं कर देना है, क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट से ऊपर होगा तो फिर इंपेयरमेंट की बात आ जाएगी. ये थी पहली मॉडल की, अगर आपने कॉस्ट पे रखा है तो. ध्यान दीजिए, इफ यू आर यूजिंग कॉस्ट मॉडल, फिर से सुन लीजिए, चेंज इन लायबिलिटी अगर बढ़ रही है तो एसेट्स को बढ़ाना है, लायबिलिटी को बढ़ाना है, लेकिन रिकवरेबल अमाउंट से ऊपर नहीं बढ़ाना. घट रहा है तो एसेट भी घटाना है, लायबिलिटी भी घटाना है, लेकिन कैरिंग अमाउंट से नीचे नहीं घटाना. अगर कैरिंग अमाउंट से नीचे है तो लायबिलिटी का चेंज करिए, लेकिन दैट विल गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दूसरी बातें कि सपोज कीजिए हमने करा ही नहीं है, हमने रिवैल्यूएशन मेथड लिया है, हमने लिया ही नहीं है नेट एसेट मेथड, वी आर गोइंग फॉर रिवैल्यूएशन मेथड. और तब अगर चेंज इन लायबिलिटी हो जाए तो कहता है कि चेंज इन लायबिलिटी विल अल्टर द रिवैल्यूएशन सरप्लस. या अगर पहले हमने डिवैल्यूएशन किया होगा तो फिर उसको भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा. जरा ये देखिए, कि अगर आपने रिवैल्यूएशन मॉडल लिया है तो चेंज इन लायबिलिटी का असर एसेट पे नहीं पड़ के उस रिवैल्यूएशन पे पड़ेगा. कैसे बताता हूं कि डिक्रीज इन लायबिलिटी अगर होती है तो आप इसको, वो जो रिवैल्यूएशन रिजर्व आपने रखा था उस रिवैल्यूएशन रिजर्व के साथ आप एडजस्ट करेंगे. और अगर उससे भी ज्यादा की बात हो गई तो फिर वो जाएगा कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर वो जाएगा. ठीक है, इस बात को समझिए. हम रिवैल्यूएशन मॉडल की बात कर रहे हैं. हमने एक पीपीई था, उस पे रिवैल्यूएशन करके रखा हुआ है. पहला केस ले रहे हैं 10,000 रुपए, ये रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएटेड है. अब यहां पे लायबिलिटी में डिक्रीज आ रहा है,
ठीक है, लायबिलिटी घट रहा है। लायबिलिटी घटना मतलब एसेट की वैल्यू कम होना, ठीक है। तो हम लिखेंगे डिक्रीज इन लायबिलिटी। हमने जो एक्सपेक्ट किया है उससे लायबिलिटी कम हो रही है। लायबिलिटी या प्रोविजन फॉर लायबिलिटी ऑफ डीकमीशनिंग कॉस्ट अकाउंट DR 2। ये जो डिक्रीज इन लायबिलिटी है उससे हमारे रिवोल्यूशन सरप्लस की बात करनी है। हम लिखेंगे भाई लायबिलिटी ये कम होना तो अच्छी बात है ना, लेकिन ये कब लिखेंगे? इफ प्रीवियसली रीवैल्यूड। बट उल्टा करते हैं, पिछली बार आपका रिवैल्यूएशन नहीं हुआ था बल्कि पिछली बार आपका डीवैल्यूएशन हुआ था। रिवर्स से डीवैल्यूएशन, पीछे बार कभी डीवैल्यूएशन हुआ था, तो एस कहता है उतना आप प्रॉफिट लॉस में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं पीएल अकाउंट। इफ प्रीवियसली devalued up to extent of devaluation, डिवैल्यूएशन के एक्सटेंट तक। इस पे 2 क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, 5 और 6 करेंगे इसके बाद। लेट सपोज 3 केस लेते हैं। पहला केस लेते हैं जब डिवैल्यूएशन था ही नहीं, 10,000 लायबिलिटी बढ़ी, हमने 10,000 बढ़ा दिया। दूसरा केस लेते हैं 10,000 की लायबिलिटी बढ़ी और पीछे हमने 15,000 डिवैल्यूएशन किया था, तो 10,000 कर दीजिए। प्रीवियसली कितना था डिवैल्यूएशन? 15,000। लेकिन मान लीजिए डिवैल्यूएशन जो हमारी लायबिलिटी का इंक्रीज हुआ है, वो लायबिलिटी का जो इंक्रीज मतलब जो हुआ है वो सपोज करो 20,000 25,000 हुआ है, तो 15,000 तक तो यहां आ जाएगा और बाकी वो 10,000 जो बचेगा डेट विल गो टू द रिवोल्यूशन रिजर्व। कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर लायबिलिटी कम हो रही है तो ये अच्छी बात है, प्रॉफिट के बढ़ने की बात है, ठीक है ना। ऐसी सिचुएशन में आप एक रिवोल्यूशन रिजर्व बनाएंगे, या पहले से जो रिवोल्यूशन रिजर्व बना है, मतलब पहले से बना है, बनाना नहीं है, पहले से बना है, आप उस रिवोल्यूशन रिजर्व को बढ़ा देंगे। लायबिलिटी कम होना प्रॉफिट है तो रिवोल्यूशन रिजर्व को बढ़ा देंगे। लेकिन पहले अगर ये एसेट डिवैल्यू हुआ है और वो डिवैल्यूएशन पीएल में गया है, आप सब पढ़े थे कि जब कभी डिवैल्यूएशन होता है तो द प्रॉफिट गोज टू द लॉस गोज टू द स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो अगर पीएल में गया है तो अब उस पीएल को आपको कम करना है, मतलब पीएल में क्रेडिट मानना है टू द एक्सटेंट प्रीवियसली डिवैल्यूड अमाउंट। लेकिन उसके ऊपर अगर कुछ हुआ तो रिवोल्यूशन रिजर्व में जाएगा। क्या मैं अपनी बात तब तक पहुंचा पाया बेटा? क्या मैं अपनी बात तब तक पहुंचा पाया? और किसी को समझ आया हो तो जरा थम्स अप दीजिए एक, मुझे पता तो चले, नहीं तो मैं रुकूंगा और फिर समझाऊंगा। चलिए फिर से देखिए, यहां पे क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई यहां पे एक डिक्रीज इन लायबिलिटी है। अब डिक्रीज इन लायबिलिटी है तो ये ओसीआई अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में जाएगा, रिवोल्यूशन सरप्लस बनेगा। लेकिन अगर कभी डिवैल्यूएशन हुआ था और आपने इसे पीएल अकाउंट में रखा हुआ था, तो फिर ऐसी सिचुएशन में दोस्तों आप अभी भी इसे पीएल अकाउंट में ले जाएंगे, लेकिन उतना ही टू द एक्सटेंट प्रीवियसली इट वाज डेबिटेड इन द पीएल अकाउंट। ठीक है, अब आइए उल्टा पढ़ते हैं। मान लीजिए इंक्रीज इन लायबिलिटी हुई, अभी तो हम डिक्रीज की बात कर रहे थे, रिवोल्यूशन मॉडल है और इंक्रीज इन लायबिलिटी हुई, तो कहा गया कि ऐसे सिचुएशन में
अगर इंक्रीज इन लायबिलिटी है तो आप अपने रिवोल्यूशन सरप्लस को रिड्यूस कर दीजिए। कहां पे? अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में, ओसीआई के सेक्शन में रिड्यूस कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, विद इन द इक्विटी टू द एक्सटेंट एनी क्रेडिट एग्जिस्टिंग रिवोल्यूशन सरप्लस। अगर कोई है, लेकिन बाय द वे मान लीजिए रिवोल्यूशन सरप्लस में नहीं है तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अब इसका उल्टा। थोड़ा सा पार्टिसिपेट कीजिए, जो बच्चे भी देख रहे हैं सीए फाइनल के, वो जरा डिस्कशन में पार्टिसिपेट कीजिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं लिख रहा हूं इंक्रीज इन लायबिलिटी अगर हो गई हमारे हिसाब से, जो सोचा था उससे लायबिलिटी ज्यादा हो गई, तो फिर ऐसी सिचुएशन में दोस्तों हमारी एंट्री बनेगी, अगर हमारे पास रिवैल्यूएशन रिजर्व है ओसीआई में टू द एक्सटेंट अवेलेबल, टू लायबिलिटी फॉर या प्रोविजन फॉर डीकमेंसमेंट कॉस्ट जो भी है। अब मैं दो केस लेता हूं। लेट सपोज मेरे पास 10 का रिजर्व अवेलेबल है, तो 5 बढ़ा तो 5 लिखूंगा, 10 बढ़ा तो 10 लिखूंगा। लेकिन सपोज करो हमारी लायबिलिटी बढ़ी है 15, तो फिर 10 यहां लिखूंगा और बाकी जो बच गया दैट विल बी चार्ज टू द स्टेटमेंट ऑफ पीएल 5। टू द एक्सटेंट रिवोल्यूशन रिजर्व का बैलेंस डेबिट वो नेगेटिव थोड़ा ना हो जाएगा, तो जितना हो पाएगा उतना करेंगे और बाकी बैलेंसिंग फिगर विल गो डाउन हेयर। ये रहा हमारा बैलेंसिंग फिगर। उम्मीद है आप सब लोग कर पाए इस बात को। समझ आया? अगर आया हो तो बताइए दोस्तों। देखिए ना साफ सब लिखा है, एनी इंक्रीज इन लायबिलिटी शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस। पीएल में जाएगा, एक्सेप्ट अगर आपके पास कोई रिवोल्यूशन सरप्लस है तो उतना तक आप वहां से कर सकते हैं, बाकी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा। आगे आइए, अगर कभी डिक्रीज इन अमाउंट एक्सीड द कैरिंग अमाउंट which has been recognized, asset has been carried cost model, the excess should be immediately recognized to profit and loss account। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए हम लोग यहां पे आ रहे हैं, हमने पढ़ा था डिक्रीज इन लायबिलिटी कभी होगी तो हम अपने रिवोल्यूशन रिजर्व को बढ़ाएंगे, लेकिन कभी अगर पीएल अकाउंट को क्रेडिट किया था तो हम पीएल अकाउंट को मतलब डेबिट किया था तो हम पीएल अकाउंट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये क्या कहता है कि डिक्रीज इन लायबिलिटी इतनी हो गई है कि अगर ये एसेट कॉस्ट मॉडल पे रहता तो ये उसकी कैरिंग अमाउंट को भी पार कर जाता। अगर एसेट कॉस्ट मॉडल पे होता, रिवोल्यूशन नहीं हुआ होता, तो ये अपने कॉस्ट मॉडल के कैरिंग अमाउंट को भी पार कर जाता। और हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि कैरिंग अमाउंट को अगर पार करता तो उसे कहां ले जाना है? प्रॉफिट एंड लॉस में। ये गुड़ रहस्य, थोड़ा सा इसको समझें। कंडीशनल है दोस्तों ये कि मेथड हम रिवैल्यूएशन ले रहे हैं, इसके चलते डिक्रीज इन लायबिलिटी हम रिवोल्यूशन रिजर्व में डाल रहे हैं। चलो मान लिया, डाल दिया, बट अब की बार इतनी डिक्रीज इन लायबिलिटी है कि अगर हमने रिवैल्यूएशन नहीं किया होता, अगर हमने मान लीजिए 10,000 की चीज को हमने रिवोल्यूशन करके 15,000 या 20,000 कर दी थी क्योंकि फेयर वैल्यू बढ़ी थी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि रिवोल्यूशन नहीं किया होता तो उसकी कैरिंग अमाउंट क्या होती? कैरिंग अमाउंट 3,000, 4,000, 5,000 होती। और अगर डिक्रीज इन लायबिलिटी मान लीजिए अगर उसकी कैरिंग अमाउंट होती, अगर हम
पुराने वाले तरीके से चलते, लेट सपोज 3000 और डिक्रीज इन लायबिलिटी हो रही है 5000, तो एस कहता है कि सारा रिवोल्यूशन रिजर्व में नहीं जाएगा, जो भी एक्स्ट्रा होगा दैट विल गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको मैं लिखता हूं, देखिए डिक्रीज इन लायबिलिटी हो रही है इन रिवैल्यूएशन मॉडल। अब मैं जोड़ देता हूं, नो प्रीवियस डिवैल्यूएशन, कोई पहले से डिवैल्यूएशन नहीं है, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि जो भी डिक्रीज होता है वो हम क्रेडिट करते हैं इन रिवैल्यूएशन रिजर्व। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि कितना क्रेडिट करेंगे, ओनली अप टू द carrying amount which would have been at present if revaluation model या if cost model is followed। अगर हमने कॉस्ट मॉडल फॉलो किया होता तो क्या होता, अगर हमने कॉस्ट मॉडल फॉलो किया होता तो क्या होता। अब सपोज कीजिए कॉस्ट मॉडल फॉलो किया होता तो 3000 होता, तो 3000 तो यहां क्रेडिट होगा, और अगर ये डिक्रीज 5 हो गया है तो जो बैलेंस होगा, बैलेंस विल बी क्रेडिटेड इन पीएल अकाउंट। क्योंकि ये बात हमने कॉस्ट मॉडल में भी पढ़ी थी, तो बैलेंस विल बी क्रिएटेड इन पीएल अकाउंट, ठीक है। अब इसके अलावा ये कहता है कि भाई इंड एस 1 कहता है कि जो भी आप इंक्रीज डिक्रीज करेंगे रिवोल्यूशन रिजर्व में वो अदर कंप्रिहेंसिव इनकम आएगा, और अदर कंप्रिहेंसिव इनकम जो है वो पीएल स्टेटमेंट के एक पार्ट के रूप में दिखाया जाता है, तो आपको दिखाएंगे, ये तो नॉर्मल सी बात है। एडजस्टेड डिप्रेसिबल अमाउंट जाहिर है, अगर एसेट की वैल्यू बढ़ती है या एसेट की वैल्यू घटती है ड्यू टू इंक्रीज या डिक्रीज इन लायबिलिटी, तो बची हुई डिप्रेसिबल अमाउंट ओवर द पीरियड हम रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है कि नहीं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और कहता है कि अगर जो रिलेटेड एसेट है वो अपनी एंड ऑफ यूजफुल लाइफ पे पहुंच चुका है और उसके बाद भी लायबिलिटी में चेंज हो रहा है, तो प्रॉफिट लॉस में जाएगा, इसमें कोई कहने की बात नहीं है, चाहे वो कॉस्ट मॉडल हो चाहे रिवोल्यूशन मॉडल हो। देखिए ना कितना प्यारा बोला है, ये कह रहा है कि भाई एडजस्टेड डिप्रेसिबल अमाउंट ओवर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ करेंगे। अब मान लीजिए कि हम यूजफुल लाइफ के लास्ट में आ चुके हैं, अब यूजफुल लाइफ कोई है ही नहीं और फिर भी लायबिलिटी में चेंज हो रहा है क्योंकि अभी हमने डिकमेंसमेंट करा नहीं है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में जो भी चेंज होगा दैट विल रिकॉग्नाइज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि एसेट अकाउंट में डालने का कोई फायदा तो है नहीं, एसेट अकाउंट तो बेचारा खत्म हो चुका है, ठीक है। और ऐसे ही पीरियोडिक अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट विल बी रिकॉग्नाइज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ए फाइनेंस कॉस्ट, ये तो हमने पढ़ा था। कैपिटलाइजेशन इसमें अलाउ नहीं, अभी क्वेश्चन नहीं कराया था मैंने, 68,000 को लेकर 1 लाख पे गए थे, तो 68 को बढ़ा बढ़ा के हम लोगों ने पहुंचाया था 1 लाख पे, तो ये वही बात थी कि पीरियोडिक अनवाइंडिंग कोई है तो उसको आप मतलब अपने फाइनेंस कॉस्ट के रूप में करेंगे, यही था। इस पे एक क्वेश्चन है दोस्तों जो मैं बताना चाहता हूं, तो क्वेश्चन क्या है वो देखिए, व्हाट इज द क्वेश्चन, लेट्स सी।
ये है जी क्वेश्चन नंबर 5। एक ये कर लीजिए, आज के लिए बस इतना ही रहेगा। सचिन भी जुड़ चुके हैं। हेलो सचिन, बताइए दोस्त। पढ़िए आपके स्टडी का आज के लिए आखिरी सवाल। अभी भी इंड एज 16 खत्म नहीं हुआ, अभी भी कुछ बातें बाकी हैं जो हम लोग कल की क्लास में करेंगे। अभी स्टिपिंग कॉस्ट हमने आपको नहीं बताया। द एंटिटी हैज ए न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड रिलेटेड डिकमिशनिंग लायबिलिटी।